दोस्तों नमस्ते और जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं CFF असिस्टेंट कमांडेंट की अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है उसमें ग्रामर सेक्शन जो है उसके एक्सप्लेनेशंस मैं अभी आपको देने वाला हूँ। ग्रामर के इस एक्सप्लेनेशन में एक्चुअली 25 मार्क्स विच पर्टिकुलर दिस ग्रामर सेक्शन कैरीज इन योर CFF एग्जाम। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो बहुत ही ईजी थे, मतलब इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपको रियली सरप्राइज कर देगा और आपको नहीं आएगा। तो सब के सब बहुत ही ईजी थे, इसलिए आई एम कॉन्फिडेंट एंड डैम कॉन्फिडेंट दैट यू मस्ट हैव रिटर्न ऑल ऑफ देम करेक्टली। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी व्हाट आई वांटेड टू टेल यू हियर इज दैट CAPP एग्जाम में आपको मालूम है जैसे क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 4 होता है हमारा प्रेसी राइटिंग का, और इस प्रेसी राइटिंग के लिए देयर आर 15 मार्क्स, और उसके बाद में जो हमें कॉम्प्रिहेंशन एक पैसेज दिया जाता है तो उसको हम लोगों को 20 मार्क्स है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये 15, 10, 25 और ये 25, 50 मार्क्स दे आर ऑल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। प्रेसी राइटिंग जो भी आपको दिया हुआ है उसको कैसे लिखना है उसकी एक कला है। मैं ये आगे एक वीडियो बनाऊंगा जरूर जिसमें आपको ये भी समझेगा कि प्रेसी राइटिंग एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा और कॉम्प्रिहेंशन भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स वहां पर मिल सके। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, पर्टिकुलरली द कैंडिडेट्स हु हैव लर्न फ्रॉम वर्नेकुलर मीडियम और who have been instructed in their mother tongue, they generally don't get marks here in particularly pressy writing and comprehension. And it is only because उसका रीजन क्या है मालूम है क्या? उनको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस दैट मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस उनको बराबर आती नहीं है। एंड इफ यू रियली वांट टू हैव मास्टरी ओवर these all kind of structures, then there is one course in my app. The name of my app is Sudesh Sir's The English Way, of which link has been given there in the description. तो उसको जरूर डाउनलोड कीजिए, और वहां पर मैंने एक रिटन इंग्लिश का एक कोर्स बनाया हुआ है, and that course will definitely and tremendously useful for you because those who don't know at all how to construct the sentence, why has been used, why only had to use, why could have been, why would have used, all these rules are explained there in very lucid manner. There is ample of practice by which you will be able to write English grammatically correct within 15 days, and this is my word to you. लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग है ये इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी एबिलिटी, आपका कॉम्प्रिहेंशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर से आगे जो भी चालू हो जाएगा वो इंग्लिश का पेपर है, दैट मीन्स लैंग्वेज का पेपर है, इट इज नॉट ऑफ योर नॉलेज। तो यहाँ पर आप अगर पंक्चुएशन में कुछ मिस्टेक्स करते हैं, यहाँ पर आप सेंटेंस राइटिंग में अगर कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल नेवर फेच मार्क्स इन पर्टिकुलरली दिस सेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 and 7. This particularly 3 from question 4 to question 7. These particularly questions are based only on your comprehension of the English language. तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा मार्क्स मिलने हैं ना, लाने हैं ना, तो आपको अंग्रेजी की पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। अब जैसे GS का पेपर है जो आप करते हैं, पूरा साल भर आप उसमें कितनी पढ़ाई करते हैं आपको सबको मालूम है, लेकिन उतनी पढ़ाई करने के बाद में भी यू डोंट एक्सपेक्ट मार्क्स एज you expect, that means out of marks you cannot expect your out of marks. क्यों? क्योंकि वहां पर आप कितना भी करो वो कम ही होता है, बराबर है। लेकिन इंग्लिश इज सच अ फैंटास्टिक एंड फैबुलस एंड वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इन विच रियली इफ यू स्टडी फॉर ओनली 3 months sincerely, religiously, I'm telling you that you will definitely fetch more marks than GS paper. And you must have your observed in your merit that those who get more marks in this particularly paper, they definitely get the post through CFF assistant commandant. तो आपको अगर ये पोस्ट लेनी है ना, तो मैं आपको सही में बोलता हूं कि जिनका एजुकेशन हिंदी में हुआ है या उनके मदर टंग में हुआ है, उन्होंने सबने ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। मेरा ऐप जो है सुदेश सर्स द इंग्लिश वे, उससे डाउनलोड कीजिए, उसकी लिंक मैंने नीचे दिए है, और वहां पर रिटन इंग्लिश का कोर्स आ रहा है।
वो एक बार कर दीजिए, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना, आपके ऐसे में भी अगर आप अंग्रेजी में ऐसे लिख रहे हो ना, तो वहां पर भी आपके मिस्टेक्स कम हो जाएंगे। इसके लिए वो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। अभी हम लोग देखेंगे इस पेपर में पर्टिकुलरली जो ग्रामर सेक्शन है विच कैरीज 25 मार्क्स, तो वो जो ग्रामर सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यही 25 मार्क्स का जो ग्रामर सेक्शन है वहां पर कैसे क्वेश्चंस आए हुए और उनके सही आंसर क्या होने चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन 6 जिसमें ये ए सेक्शन है, और ए सेक्शन में ये इंस्ट्रक्शन दी होती है राइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, और इसमें 10 मार्क्स होते हैं। मतलब यहाँ पर 1 से लेके 10 तक ऐसे आपको 10 सेंटेंसेस दिए होते होंगे और हर एक को 1 मार्क्स होता है। ओके, चलो लेट अस सी द फर्स्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर्स, और आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है चेंज द वॉइस। ओके, बहुत ही ईजी है क्योंकि आपको मालूम है कोई भी लेट का सेंटेंस व्हेन यू वांट टू मेक पैसिव इट इज ऑलवेज मेड इन दिस वे, let then object then be and then past participle of the verb and then by subject. Okay, so this is your standard formula of making or changing the voice. Okay, अभी यहां पर आपको ये तो सब तुरंत समझ में आता है, the wrongdoers is the object, punish is verb and the government is subject and this is the helping verb. Okay, अभी आप इसको पैसिव करने हैं तो आपको ये फॉर्मूला मालूम हो जाएगा जो आपको सबको मालूम होता है, आप तुरंत बना देंगे। क्या, लेट द रॉन्ग डूअर्स बी पनिश्ड। अभी यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूं, क्या रूल है इंग्लिश में पैसिव वॉइस का। इंग्लिश में पैसिव वॉइस में देयर इज वन रूल, whenever your subject is in general sense you do not have to take it at the end of the passive voice, that means you don't have to use it। जैसे यहाँ पर ये द गवर्नमेंट है, अभी देखिए ना कोई भी रॉन्ग डूअर होता है तो who is going to punish them, only the government will punish them, no one else। तो यहाँ पर the government is supposed to be in general sense and whenever and when the subject is in general sense you don't have to take it here at the end। Still, suppose if you are suspicious, then you may write it, but write in such a way that at least the paper setter should know that yes, this student knows the rule very well। और वो इसलिए आप क्या करना है यहाँ पर, बाद में आपको इसे ऐसे करना है, क्या, by the government, ऐसे लिख दीजिए। तो एक बार आप लिख देंगे ना तो जो पेपर सेटर है, जो पेपर चेक करने वाला है उसको भी तुरंत समझ में आएगा ये बंदे को ये रूल मालूम है इसलिए उसने ऐसे लिखा है, वो खुश हो जाएगा, आपको 1 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा। आप लिखेंगे तो ये गलत है ऐसे मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसे लिखोगे ना तो आपका जो भी मार्क थोड़ा बहुत समझो, एक पंक्चुएशन अगर समझो आपने दिया नहीं होगा, या अगर समझो आगे के जो भी एग्जाम्पल्स है उसमें समझो आपको एक थोड़ी अगर माइनर मिस्टेक भी हो जाएगी ना तो आपको माफ कर देंगे, क्योंकि क्या है मालूम है उसे ये समझता है यार बंदे ने घाई घाई में कुछ तो कर दिया हुआ है। ओके, तो जस्ट माइंड दिस वेरी वेल। ओके, अभी हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंस्ट्रक्शन है रिराइट द सेंटेंस यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब हमें इनडायरेक्ट स्पीच करना है, बराबर है। क्या दिया हुआ है देखिए, द पोलिसमैन सेड टू द मैन यू आर अ ट्रेसपासर एंड विल बी पनिश्ड। डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस दिया हुआ है, यहां पर हमें देखना ये है, तो एक तो सबसे पहले ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो पास्ट में होगा तो आगे का जो भी सेंटेंस है वो पास्ट में हो जाएगा। और दूसरा सेड टू के लिए हमेशा टोल्ड लगता है, बराबर है, और ये आपको सबको मालूम है और आपने कैसे लिखा है मैं उसका अंदाज ले सकता हूं। तो अभी यहाँ पर यू आर अ ट्रेसपासर, यहाँ पर क्या क्या चेंज होने वाला है इसके ऊपर पहले अंडरलाइन कर दीजिएगा, जैसे यहाँ चेंज होने वाला है, ये चेंज होने वाला है, उसके बाद में यहां पर ये चेंज होने वाला है। ओके, ये इतना अगर आपको एक बार मालूम पड़ गया तो आप तुरंत इनडायरेक्ट स्पीच कर देंगे। क्या करेंगे देखिए, ऐसे करेंगे, द पोलिसमैन टोल्ड द मैन, कभी भी ध्यान में रखिए से के बाद में टू होता है लेकिन टोल्ड के बाद में कभी भी टू होता नहीं है। आपने देखा होगा सीडीएस के एग्जामिनेशन में पर्टिकुलरली ये टू वगैरह लेके जानबूझकर स्पॉट एरर में क्वेश्चन हमें ऐसा इस तरीके का दिया जाता है, पार्ट
एक पार्ट दिया जाता है। तो यहां पर आएगा द पोलिसमैन टोल्ड द मैन दैट, क्या अभी यू का क्या होगा, क्योंकि इस मैन के लिए है तो ही आना चाहिए, और ही वॉज अ ट्रेसपासर एंड वुड बी पनिश्ड। ओके, आप इसको लिख देंगे और आपको लगेगा, और लगना ही चाहिए, एक मार्क मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं अभी यही कहना चाहता हूं आपको, देखिए आपने ये तो लिख दिया, लेकिन क्या आपको लगता है दैट यू आर एबल टू एक्सप्रेस द इमोशंस और फीलिंग्स ऑफ दिस policeman when he is saying something to a person, a man? आपको ये लगता है क्या? देखिए मैं बोलता हूं ये आपको नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर ये क्या कर रहा है मालूम है, ये पुलिसमैन है ना, वो उस आदमी के ऊपर ना एक आरोप कर रहा है कि भाई तू कौन है, ट्रेसपासर है, और तेरे को मैं पनिशमेंट, दंड तो दूंगा ही, बराबर है। तो अभी इसको करना होगा ना, तो मैं क्या बोलता हूं आपको कि थोड़ा सा ऐसे बनाइए ताकि जो एग्जामिनर है ना वो आपको खुशी खुशी से मार दे देगा। जैसे देखिए मैं इसको ही करते समय मैं ऐसे करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, मैं क्या करूंगा देखिए, द पोलिसमैन एक्यूज द मैन ऑफ, आपको मालूम है एक्यूज के बाद में यहां पर ऑफ भी आता है, ऑफ बीइंग अ trespasser and told that, अभी यहां पर ये मैं बाद वाला वैसे ही लिखूंगा, and told that he would be punished। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको मुझे लगता है एक मार्क वो खुशी खुशी से दे देगा। ठीक है, आपने ऐसा किया है तो ये रॉन्ग बिल्कुल है नहीं, लेकिन ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ, बराबर है। चलो आगे देख लेते हैं। थर्ड है द मीटिंग स्टार्टेड द मोमेंट द मिनिस्टर अराइव्ड। समझने में बहुत इजी है, जैसे ही मिनिस्टर आए उसी क्षण मीटिंग चालू हो गई, और वो उसी क्षण के लिए हमें यहां पर दिया हुआ है as soon as, that means you have to replace this the moment, okay? So you know that this is the second action and this is the first action, okay? तो first action is always taken after as soon as। अब दो तरीके से इसके सेंटेंस कर सकते हैं, लेकिन as soon as के बाद में फर्स्ट एक्शन आनी चाहिए, ओके? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, as soon as the minister arrived। अभी इसके बाद में कॉमा देना ही है आपको, क्योंकि इसके बाद में आप जो चालू कर रहे हो मेन क्लॉज है, और यहाँ पर कंजंक्शन दिया हुआ है। अगर आप कोई भी सेंटेंस की शुरुआत कंजंक्शन से करते हो और उसके बाद में यहाँ पर मेन क्लॉज अगर लिखना है तो आपको यहाँ पर कॉमा देना ही है, इट इज मस्ट, इट इज द रूल ऑफ पंक्चुएशन, बराबर है। और उसके बाद में आपको लिखना है द मीटिंग स्टार्टेड। और अगर आपको इस तरीके की कोई गलती नहीं करनी है ना, तो सबसे बेस्ट क्या होता है मालूम है, एज सुन एज है ना, वो हमेशा बीच में लेना है, क्योंकि अगर आप मेन क्लॉज को दूसरा सेंटेंस कंजंक्शन से जोड़ते हैं तो वहां पर कॉमा देने की जरूरत नहीं होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यही, द मीटिंग स्टार्टेड। अभी यहां पर कुछ भी कॉमा वगैरह देने की जरूरत नहीं है, क्यों, आप कंजंक्शन से दूसरा सेंटेंस ज्वाइन कर रहे हैं, एज सुन एज the minister arrived, ओके? तो कुछ भी लिखो सही है, अगर इस तरीके से लिख रहे हो तो खाली कॉमा भूलना नहीं है आपको, ओके? नेक्स्ट देखते हैं, he does this work without depending on others। समझने में तो बहुत इजी है। हमें यहाँ पर क्या दिया है, इंस्ट्रक्शन देखिए, fill in the blank space with an appropriate reflexive pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है आपको मालूम है, जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, वी का होता है प्लूरल है इसलिए यहां पर सेल्व्स किया जाता है, वीएस किया जाता है। यू सिंगुलर में अगर रहेगा तो उसका योर सेल्फ हो जाएगा, एंड इन केस ऑफ प्लूरल इट बिकम्स
yourselves। और अभी हमें जो यूज करना है वही के लिए है, वो होता है himself। she के लिए होता है herself। it के लिए होता है itself। और they के लिए होता है themselves। राइट, ये आ गया, बहुत इजी है। अभी यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है पूरा सेंटेंस। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ओके, ये लिख दिया, आपको 1 मार्क मिल गया। ओके, तो ये हो गया 4th नंबर। नेक्स्ट देखेंगे, अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन इज वन हु अबाइड्स द लॉज ऑफ द लैंड। सप्लाई द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स आपको सबको मालूम होगा, क्योंकि अबाइड के बाद में हमेशा जो प्रीपोजिशन लगता है वो होता है बाय। यू हैव टू अबाइड बाय लॉज, यू हैव टू अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके से होता है। तो बाय आपको यहां पर सिर्फ लिखना है, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, आई मेट अ वुमन, हर पर्स वाज स्नैच्ड बाय समवन। यहां पर आपको दिया हुआ है कंबाइन दी सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंस करने के लिए आपको क्लॉजेस बराबर मालूम होने चाहिए, और वो क्लॉजेस जब मालूम हो गए तो आपको वहां पर, जैसे यहां पर ये सेंटेंस कंबाइन करने के लिए यू हैव टू यूज अ रिलेटिव प्रोनाउन। व्हाई? क्योंकि आपको यहां पर दिख रहा है, देखिए कि यहां पर अ वुमन जो है उसी के लिए यहां पर एक प्रोनाउन का यूज किया हुआ है, बराबर है। और ये जो प्रोनाउन है इस वुमन के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपको मालूम है तो उसमें आपको दिखाई देगा कि यहां पर इसके लिए हुज लेना पड़ेगा। मतलब ये सेंटेंस जब आप करते हैं तो ये दोनों आपको एक करना जब होता है, तो ये तो सेंटेंस आपको वैसे ही लिखना है। मतलब ये आएगा, आई मेट अ वुमन whose purse was snatched by someone। यहां पर सिर्फ ध्यान एक ही रखना है, whose के पहले यहां पर ऑफ प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, आई मेट अ वुमन whose purse was snatched by someone। ओके, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यू आर नॉट गोइंग आउट एट अ सुटेबल क्वेश्चन टाइम। बहुत ही ईजी है, यहाँ पर आरंट है, इसके लिए आपको एग्जाम में तो पूरा लिखना है, यू आरंट गोइंग आउट। बाद में यहाँ पर जैसे कॉमा है वैसे कॉमा देना है, और उसके बाद में यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो आपको यहाँ पर आपको एफर्मेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आर, और ये प्रोनाउन है तो आर यू, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ओके, इतना लिख दो, आपको मार्क मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट, he always remembers his well wishers। यहाँ पर क्या दिया, देखिए, चेंज इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। मैंने मेरे ग्रामर के कोर्स में, जो CFF के लिए भी है, उस ग्रामर के कोर्स में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसे कैसे करना है, ये वहां पर सिखाया हुआ है। आई हैव गिवन देयर सो मेनी एग्जांपल्स सो दैट you may come to know how particularly such kind of exercise is done। okay, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए, हमें यहाँ पर एक affirmative sentence दिया हुआ है, and this affirmative sentence you have to make negative, and while making negative it is must that you should not change the meaning of the sentence। मतलब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, वो उसके जो सदिच्छा देने वाले हैं उनको हमेशा याद रखता है। अभी इसको अगर मुझे नेगेटिव करना है तो मैं मेरी हिंदी लैंग्वेज में मैं करूंगा, वो उसके वेल विशर्स को कभी भी भूलता नहीं है। बस हिंदी आ गया, लिख लो अंग्रेजी फिर, और ऐसा ही लिखना है आपको। क्या, ही नेवर लिखो,
सेल्डम लिखो, कुछ भी लिखो, चलो ओके। ही नेवर फॉरगेट्स हिज वेल विशर्स। इतना इजी होता है, सिर्फ आपको ये आइडियाज है ना, ये सब मालूम होने चाहिए। इसके लिए मैंने मेरे ऐप में वहां पर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में ये सब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कैसे किए जाते हैं वो भी सिखाए हुए हैं। और वहां पर मेरा जो बुक है द मास्टर की टू इंग्लिश ग्रामर, उसकी पीडीएफ भी मैंने दी है, वहां पर भी आपको इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये सेंटेंस। यहाँ पर आप नेवर के बदले में सेल्डम भी यूज कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। He drove too fast for the police to catch him. Remove to, यहाँ पर हमें टू है उसे निकालना है। ऑफ कोर्स टू निकालना है मतलब हमें सो दैट वो सेंटेंस कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पर ध्यान से भी इतना ही देना है, यहाँ पर फॉर द पुलिस ऐसे लिया हुआ है, तो ये पुलिस जो है मतलब फॉर पुलिस है, इसमें जो पुलिस है ना ये इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट है, इतना तो आपको समझ में आता है। ओके, तो चलो अब ये सेंटेंस बहुत इजी है, हम लोग कर लेते हैं। क्या होगा देखिए, ही ड्रोव so fast that the police, यहां पर drove है मतलब पास्ट है, तो हमें यहां पर could not लेना है, बराबर है। so that the police could not catch him, हो गया हमारा सेंटेंस। यहाँ पर सो लिया हुआ है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट को यहाँ पर हमने ले लिया, बाकी यहाँ का नेगेटिव सेंटेंस ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट। द बुक मे बी इन द बैक, इट मे बी इन द कबर्ड। इधर आप में करना है, ये भी बहुत इजी है। क्या हो जाएगा देखिए, आपको यहाँ पर फ्रेज देखने हैं, मतलब इधर और होने दो या निदर नॉर रहने दो, इस टाइप के जितने भी जिसे कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है, इसका सबसे मेन रूल क्या है, जो दो कॉमन वर्ड्स ने तो फ्रेजेस होते हैं उनको यहां पर आपको लेना होता है। जैसे यहां पर इन द बैग और यहां पर इन द कबर्ड, ये कॉमन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस है, तो यहां पर इन द बैग आएगा और यहां पर इन द कबर्ड आएगा। बाकी यहां पर द बुक में भी ये दोनों सेम है, तो उसको हम लोग पहले ले लेंगे और उसे लेना पड़ता है वैसे ही। सो द बुक में बी either in the bag or in the cupboard। इसमें सिर्फ एक ही रूल हमेशा ध्यान में रखना है, यहां पर आपको प्रीपोजिशन लेना ही होता है, फिर वो इधर और रहने दो या निदर नॉर रहने दो या नॉट ओनली बट ऑल्सो रहने दो या एज वेल एज रहने दो, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि ये पूरी फ्रेज है ना, ये अलग अलग है ना, तो यहां पर कई कई बार क्या होता है वाले बच्चे लोग सिर्फ इतना ही लिखते हैं, द बुक मे बी इधर इन द बैग और कबर्ड, नहीं चलेगा। ये किसके लिए है, ये आपको इसके साथ में रिलेशन करके दे रहा है ना, मे बी के साथ में, तो वो आना ही चाहिए, इतना खाली ध्यान में रखिए। ठीक है, ये सेंटेंस हो जाएगा इस तरीके से। अभी हम लोग 10 सेंटेंस देख लिया, अभी हम लोग आ रहे हैं बी सेक्शन में। राइट वन सेंटेंस ईच, एक ही सेंटेंस लिखना है आपको। क्या करना है देखिए, राइट वन सेंटेंस ईच, मतलब यहाँ पर जितने 5 दिए हुए उसके, यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए तो एंड फ्रेजेस, मतलब आपको वर्ड्स नहीं तो फ्रेजेस दिए हुए होंगे, उनको यूज करके आपको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। और वो सेंटेंस कैसे, टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, मतलब ऐसे सेंटेंस आपको बनाना है कि उससे इसका सही उपयोग आपको समझा है, ये उस पेपर चेकर को समझेगा। राइट, डू नॉट चेंज द टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म मतलब कौन सा, यहां पर ये जैसे लुक दिया हुआ है, ये आपको चेंज नहीं करना है। आगे मतलब जितने भी आपको वर्ड नहीं तो फ्रेजेस दिए होंगे, उनका ये जो वर्ब का फॉर्म है ये आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अगर ये प्रेजेंट में है तो उसको प्रेजेंट में रखना है, लेकिन इसके बाद में आपको दिखाई देगा एक लेट दिया हुआ है। अभी ये लेट जो है इसका पास्ट भी लेट ही होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी लेट होता है, तो वहां पर आप पास्ट में कर सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब आपको ये करना है, यहां पर आपको जो भी टेंस है वो चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है देखिए, इसके लिए आपको यहां पर 10 मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब
दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आपको ना 10 मार्क्स दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या मालूम है, सिर्फ एक एक फ्रेज के लिए आपको 2 मार्क्स दिए हुए हैं। तो अगर ये 2 मार्क्स दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस एक ही बनाए, इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू मेक अ शॉर्ट सेंटेंस। अ सेंटेंस may have 2 clauses or even they may have 3 clauses, but the sentence will definitely be the one. Why you have to make minimum 2 sentences? Because each phrase or word carries 2 marks, and you have to express the meaning of the given word or phrases in such a way that a paper checker would come to know that you know the meaning of this word or phrase accurately. Okay, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। नहीं तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, हो गया, अभी तो मुझे 1 मार्क मिलेगा ही, बिल्कुल नहीं। मिनिमम 2 सेंटेंसेस ज्वाइन करके, मतलब कंबाइन, एक तो कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, नहीं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। मिनिमम 2 क्लॉज रहने वाला एक सेंटेंस बनाइए, ताकि उसे समझ में आएगा कि आप उसको बराबर एक्सप्रेस कर रहे हो। ओके, चलो, तो इस प्रकार से ये बनाना है। अभी मैं दिखाता हूं कि इसको कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले आपको मीनिंग मालूम होना है। मीनिंग तो किसका भी लिखना नहीं है आपको, फिर भी मैं यहां पर बता रहा हूं, खाली टू लुक अप टू मतलब टू शो रिस्पेक्ट और टू गिव रिस्पेक्ट, ये भी चलेगा, और टू एडमायर समवन, ऐसा इसका मीनिंग है। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। आपको ये सेंटेंस, ये फ्रेज आपको इस तरीके से लिखने हैं ताकि जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं ना, उसमें इसका जो भी मीनिंग ये है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। ओके ओके, चलो अभी मैं लिखता हूं। एवरीवन इन इंडिया looks up to the Prime Minister because of taking a stern decision on the Kashmir issue। देखिए, एवरीवन इन इंडिया लुक्स अप टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब उन्हें अदर से देखते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ टेकिंग अ स्टर्न डिसीजन ऑन द कश्मीर इशू। कश्मीर इशू को उन्होंने जो एक सख्त निर्णय लिया, उसके लिए सब उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ओके, तो ये हमारा सेंटेंस हो। इस तरीके से कोई भी आप सेंटेंस बना लीजिए, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब क्या होता है? टू नॉट डू एनीथिंग पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। नॉट ओनली पीपल, इवन आपके रिलेटिव्स वगैरह जो भी है, वो भी आपसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो अगर आप करते नहीं है तो यार लेटिंग डाउन देम, दैट मीन्स यू डिसअपॉइंट देम। ऐसे इसका मतलब है। ओके, माय फादर ऑलवेज टेल्स मी not to let down him by doing any unscrupulous activities। ओके, मतलब मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते हैं कि मुझे, मतलब उन्हें लेट डाउन मत करो। तो इस तरीके से मतलब आपको ये होना चाहिए कि ये मीनिंग यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है। अभी है टेकअप। टेकअप का मतलब क्या है? स्टार्ट डूइंग समथिंग रेगुलरली, समथिंग रेगुलरली। व्हेन यू मेक हैबिट ऑफ समथिंग, देन इट इज सेड एज टेकअप। जैसे after hitting 50
decided to take up क्या jogging daily. और some students due to bad company, अब यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर लिखता हूं मैं bad company take up smoking or ड्रिंकिंग. ओके, तो इस तरीके से कोई भी एक सेंटेंस अच्छा ऐसा बना दो आप कि जिससे ये समझ में आएगा कि आपको इसका मीनिंग मालूम है. मीनिंग आपको लिखना वहां नहीं होता है. ओके, तो इस तरीके से ये सेंटेंस मैंने बना दिया. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है टर्न डाउन. बहुत इजी सब पूछे है ना, बहुत ही इजी है. टू टर्न डाउन मतलब क्या है? To refuse to accept. If you are refusing, refuse to accept. If you are refusing, say a job offered by someone or any chance you have been given by someone, तो आपको क्या करते हैं? टर्न डाउन करते हैं. आपको ये टर्न डाउन ऐसे यूज करना है. I never turn down offer when I find it better in the long run. ओके, तो मैंने यहाँ पर, और आपको वहां पर हमेशा आपको ये करना है, ध्यान में रखिए. जो भी आप यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पर उसको ये करना, तो उस एग्जामिनर का तुरंत वहां पर ध्यान जाएगा, भाई इसने टर्न डाउन वैसे रखा है, टर्न्स भी नहीं किया है, टर्न भी नहीं किया है, टर्निंग भी नहीं किया है, इस तरीके से. ठीक है, तो उस टाइप का ही टेंस वगैरह वैसे ही आपको सेंटेंस बनाना है. ओके, बाकी ब्रेक इनटू इसका मतलब क्या है? टू एंटर फोर्सफुली. पर्टिकुलरली मतलब चोरी करने के लिए जो अंदर घुसा जाता है ना, तो उसे ये कहते हैं टू एंटर फोर्सफुली in building or in a flat somewhere. Building in order to steal some things or in order to steal things, okay, from that house. तो अब यहाँ पर break into का करना है, तो in the event of riots, antisocial elements break into the shops. समझ में आएगा? राइट्स मालूम है आपको, दंगे फसाद जो होते हैं उसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, समाज कंटक जो होते हैं, वो क्या करते हैं? ब्रेक इनटू द शॉप्स. किसके लिए जाते हैं? उनका सामान वगैरह सब बचाने के लिए जाते हैं. क्या तोड़ फोड़ करने के लिए? वहां से अगर कुछ कैश मिलता है तो यार जेब में डालो, चलो भाग चलो, इसके लिए जाते हैं. तो ये हो गया ब्रेक इनटू. वहां पर आपको यहाँ पर अंडरलाइन करते जाना है, इतना ध्यान रखिए. ओके, चलो अभी यहाँ पर हमारा बी सेक्शन भी पूरा हो गया. अभी हम लोग देखेंगे सी सेक्शन. यहाँ पर क्या दिया है देखिए, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली. जो भी दिया है करेक्टली लिखना है आपको. मतलब यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस ही दिया होता है, इतना ध्यान में रखिए. आफ्टर डिटेक्टिंग एरर्स, मतलब यहाँ पर एक भी एरर हो सकती है और दो भी एरर्स हो सकते हैं ऑफ एनी काइंड, इंक्लूडिंग मिस पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स. मतलब अगर किसी वर्ड की पोजीशन भी इधर उधर हो गई है तो वो भी आपको ठीक करना है और वापस लिखना है. डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस. आपको लगा नहीं यहाँ पर ये चाहिए, विच आर अननेसेसरी, दैट दे नो वेरी वेल. ओके, तो हमें यहाँ पर लिखना है वन ऑफ द प्रिजनर एस्केप फ्रॉम द प्रिजन वैन. ऑफ कोर्स यहाँ पर इजी है बहुत. वन ऑफ के फ्रेज में यहाँ पर हमेशा प्लूरल रहता है नाउन का फॉर्म, तो हमें वही यहाँ पर करेक्शन करनी है. बाकी तो कुछ करेक्शन इसमें है नहीं.
क्या आएगा, वन ऑफ द प्रिजनर्स, यहां पर ऐसे अंडरलाइन कर दो, प्रिजनर्स मतलब आपने कहां पर गलती है वो आपने फाइंड आउट किया है और उसके नीचे अंडरलाइन भी किया है, तो वो जो चेक करने वाला बंदा है ना उसे मालूम पड़ जाएगा, हाँ यार चल इसने लिख दिया है, बाकी वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ओके, तो ऐसे वो करेगा। तो वन ऑफ द प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन वैन। ओके, तो ये आपको एक मार्क दिला देगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ यू कुड फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल। बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहां पर आपको एक दिख रहा है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यहाँ हाउ से चालू किया हुआ है। तो कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसका रूल क्या है, सबसे पहले WH वर्ड होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो भी होता है उस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट उसका वो लेना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट लेना है। अगर नॉट रहेगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद में ही लेना है, अगर रहेगा तो यहाँ पर है ही नहीं, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में रिमेनिंग पार्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, दैट मींस WH टाइप। अब यहाँ पर हमें यही करना है, पहले हाउ लेंगे हम लोग और उसके बाद में यहाँ पर कुड आना चाहिए। तो ये सेंटेंस आएगा, हाउ कुड यू फॉरगेट द नेम ऑफ योर स्कूल। ओके, बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये सब सही तरीके से कर दो, यहां पर अंडरलाइन कर दो कुड यू फॉरगेट, बस बंदे को तुरंत समझ में आ जाएगा और बिना पढ़े ही वो एक मार्क दे देगा, यार इसने बराबर लिखा। चल आगे, एक मार्क्स ऐसे वो कर देगा। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग इन लिप्स एंड बाउंड्स, यहां पर गलती जो है वो यहां पर है, एक्चुअली इन भी चलता है लेकिन मोस्टली बाय लिप्स एंड बाउंड्स यूज करते हैं, इसलिए हमें ये सेंटेंस सिर्फ ऐसे ही लिखना है, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब मालूम है आपको, बराबर है ना, रैपिडली, बराबर है, तो ऐसे लिखना है। एंड वगैरह इस तरीके से कभी लिखना नहीं, मैंने अभी लिखा है आपको, एज ए स्टूडेंट यू हैव टू राइट कंप्लीट स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड। ओके, तो ऐसा पूरा आपको लिखना है, ठीक है। प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नो सूनर आई हैड रीच्ड द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टार्टेड। ओके, ये भी बहुत ईजी है। नो सूनर के रूल आपको सबको मालूम है, क्या होता है, नो सूनर के बाद में हमेशा सबसे पहले हैड होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में V3 का फॉर्म, जो भी सेंटेंस रहेगा उसके बाद में देन, और उसके बाद में सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस होना चाहिए। ओके, तो यही सेंटेंस अभी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन, बाकी का पूरा सेंटेंस है वैसे ही आएगा, then the train started, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, I had, क्योंकि नो या नॉट की जगह ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होती है, तो I had no sooner reached the station, बाकी आगे कुछ भी चेंज होने वाला है नहीं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आई अवॉइड टू गो देयर। दोस्तों, कोई वर्ब्स ऐसे होते हैं, उन वर्ब्स के बाद में कभी भी इंफिनिटिव वर्ब नहीं लिया जाता है। जैसे ये इंफिनिटिव वर्ब है, यहां पर हमेशा जीरंड फॉर्म लिया जाता है, मतलब क्या, वर्ब का ING फॉर्म, और वही यहां पर रूल है। तो इसे सिर्फ आपको इतना ही करना है, आई अवॉइड गोइंग देयर। ओके, इस तरह से लिख दिया, आपको मार्क तुरंत मिल जाएगा, ठीक है।